नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का जो हल प्रश्न पत्र है, तो उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास में अब मौर्य साम्राज्य से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आइए जो आगे नोट्स दिया रहता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमाएं ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। विशाखदत्त पुत्र कृत मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाखदत्त ने लिखी है। मैं चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। ठीक है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशाल और कुलहीन भी कहा है, मुद्रा राक्षस में। ठीक है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाखदत्त ने। और मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखी है? धुंडीराज ने लिखी है। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितम या अभिसारिका वंदिकम। तो यहाँ पे पहले नंबर तो चंद्रगुप्त मौर्य का बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इसके बाद कहाँ से हम लोगों को ये सब चीज़ें पता चलती हैं, ऐतिहासिक कहाँ से मिला है हम लोगों को। तो ये सबसे पहला तो जो उल्लेख है वो विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस ग्रंथ लिखा है, तो उससे हमें पता चला है। उसमें क्या क्या पता चला है? उसमें ये पता चला है कि चंद्रगुप्त को विशाल और कुलहीन कहा था। और इसके अलावा विशाखदत्त ने दो और रचनाएं लिखी हैं, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितम या अभिसारिका वंदिक तक अप्राप्य, क्षेमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेवकृत कथा सरिसार। इसके अलावा भी दो और रचनाएं हैं। क्षेमेंद्र ने क्या लिखी है? बृहत कथा मंजरी। ठीक है। और सोमदेव कृत कथा सरित सागर। ठीक है। तो दो हो गई हैं, तीन हो गई हैं। एक तो मुद्रा राक्षस जो लिखी गई है वो विशाखदत्त ने। फिर इसके बाद क्षेमेंद्र ने क्या लिखी है? बृहत कथा मंजरी। तथा सोमदेव ने क्या लिखी है? कथा सरित सागर। इसमें कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम की मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। तो हेमचंद्र ने लिखा है परिशिष्ट पर्वन। ये जैन धर्म का ग्रंथ है, परिशिष्ट पर्वन। ठीक है। और ये लिखा किसने है? ये हेमचंद्र ने लिखा था। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोक्रोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? सेंड्रोकोट्स कहा है। ठीक है। और विलियम जोन्स ने ये पता लगाया था। ठीक है। तथा प्लूटोर्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। एरियन और प्लूटोर्क ने क्या बोला है चंद्रगुप्त मौर्य को? एंड्रोकोट्स। ठीक है। जस्टिन सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। तो ये उस टाइम मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित चार हो गए। एक तो विलियम जोन्स जिन्होंने सेंड्रोकोट्स जो शब्द था उससे पहचान किसकी की है? चंद्रगुप्त मौर्य की, कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोट्स थे। एरियन और प्लूटोर्क ने क्या बोला है कि एंड्रोकोट्स जो था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन ने क्या बोला है कि जो सेंड्रोकोट्स और सिकंदर हैं इनकी भेंट हुई थी। ठीक है। इनने भेंट का उल्लेख किया था जस्टिन ने। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अब जो मौर्य साम्राज्य की मेन विभूति है, महान विभूति, महापुरुष चाणक्य की बात होती है, कौटिल्य की। तो कौटिल्य के बारे में कहा गया है ऋषि चाणक्य के पुत्र थे। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। चाणक्य का एक कौटिल्य है और साथ में विष्णुगुप्त एक नाम उल्लेख है। तो उसकी जो साम्यता है वो चाणक्य से की जाती है कि चाणक्य ही विष्णुगुप्त हैं। पुराणों में उसे द्विज सब
श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। तो यदि पूछा जाए कि अर्थशास्त्र में है क्या आखिर, तो उसमें क्या है, शासन के सिद्धांतों की वर्णन है। ठीक है, इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की व्याख्या मिलती है। ये चाणक्य ने बताए थे सप्तांग सिद्धांत कि सबसे पहले राजा होता है, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। जो भारत का एकीकरण जो चाणक्य ने बात बोली थी, किससे, धनानंद से बोली थी, तो वो बाद में किसने जाके संभव की, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने संभव की और समस्त भारत का एकीकरण किया। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर इसका अधिकार प्रमाणित होता है। रुद्रदामन का अभिलेख जो है जूनागढ़ अभिलेख, तो ये कहाँ पे, गुजरात में है ना, तो पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित हो जाता है उससे। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। तो सौराष्ट्र कहाँ, गुजरात कहलाया, और अवंती कहाँ कहलाया, ये मालवा का कहलाया। तो उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक। तो एक बृहद साम्राज्य, एक अखंड साम्राज्य इसने खड़ा किया था। ठीक है, 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में आनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो देखिए पता क्या चला है इसमें, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था, इसमें क्या क्या था। एक तो पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रांतीय राज्यपाल था पुष्यगुप्त, उसने यहाँ पे बांध बनाया था, सिंचाई बांध का उल्लेख लिखा है उसमें कि एक बांध का निर्माण किया था, और इसी से पश्चिम भारत पर मौर्य साम्राज्य का पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्युकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। तो सेल्युकस और जो चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था वो कब कहलाया, 305 ईसा पूर्व। बाद में फिर संधि हो गई थी इसमें। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। तो बिंदुसार को क्या कहा है, इनको तो सेंट्रोकट्स कहा है, और बिंदुसार को अमित्रोकेडीज, नाम कुछ बड़े यूनानी है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला है। जैन ग्रंथ उसे सिंह सैन कहते हैं बिंदुसार को। ठीक है, जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। तो डायमेकस किसके टाइम आया था, बिंदुसार के समय आया था। और किसने बताया है, स्ट्रैबो ने बताया है, और मिस्र के राजा एंटियोकस ने भेजा था। ठीक है, प्लिनी के अनुसार मौर्य राजदरबार में मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। तो टालमी ने किसको भेजा था, टालमी द्वितीय ने किसको भेजा था, डायनोसिस को। ठीक है, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। जब ये एंटियोकस आया था तो उससे 3 मांगे की थी। क्या क्या थी, एक थी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। तो एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भिजवा दी थी। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती का उपराजा था, मतलब वाइसराय था या गवर्नर कह सकते हैं। ठीक है, असम और सुदूर, मतलब जब बिंदुसार था उस टाइम अशोक क्या था, उज्जैनी का गवर्नर था या वाइसराय था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक के साम्राज्य में क्या था, तो असम और केवल सुदूर दक्षिण में क्या कहा जाएगा, चेर आ जाएंगे, पांडा आ जाएंगे, चोल आ जाएंगे। केवल इन 3 के राज्यों को छोड़कर बाकी असम से लेकर सुदूर दक्षिण तक, मतलब
क्या कहलाएगा, कावेरी नदी के पहले तक मान सकते हैं हम लोग, सभी उज्जैन के उसमें अशोक के साम्राज्य में था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी कर सके। तो धम्म का प्रतिपादन किया था इसने। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। क्या क्या आयाम थे धम्म के? सहिष्णुता, उदारता और करुणा। अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना। तो कब बना? 272 ईसा पूर्व में। लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ था। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम पिय या देवनाम पियदसी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम पिय की उपाधि धारण करता था। दशरथ कौन था? दशरथ अशोक का पौत्र था। ठीक है। सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। तो तृतीय संगति अशोक के टाइम हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र नेतिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निर्गोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव में पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया था। मतलब तिस के पहले भी निग्रोध नामक एक भिक्षु था, उसने बौद्ध मत में अशोक को दीक्षा दी थी 4थे वर्ष में। ठीक है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मौर्य शासकों ने अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। किसका? रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व एवं न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। ठीक है। रज्जुक मतलब समझ लीजिए जिलाधिकारी, डीएम। अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता है। तो जिले का अधिकारी कौन कहलाता था? अग्रोनोमोई कहा जाता था। ठीक है। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों कारवां के मुखिया को सार्थभाई की संज्ञा दी गई थी। तो सार्थभाई क्या होते थे मुगल काल में? ये होते थे व्यापारिक काफिलों के मुखिया, वो होते थे सार्थभाई। ठीक है। अग्रोनोमोई क्या होते थे? जिले के अधिकारी। और रज्जुक क्या होता था? एक राजस्व न्याय के जैसे अधिकार थे। तो जो वर्तमान का जिलाधिकारी का जो क्या स्थिति है, उसी टाइप की रज्जुक की होती थी। ठीक है। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट एवं बिहार यात्राएं रोक दी और उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख संबोधि बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रम्मनदेई अभिलेख रम्मनदेई गया तथा उनकी पूजा की। तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद वो कौन सा शिलालेख लिखा गया था? इसका 8वां शिलालेख 10वें वर्ष बाद लिखा गया था, जो संबोधि अभिलेख है। ठीक है। बोध गया में उसको लिखा गया था, वो 8वां शिलालेख है। और 20 वर्ष बाद रम्मनदेई अभिलेख लिखा गया था। ठीक है। तथा उनकी पूजा की। ठीक है। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। तो कहाँ कहाँ गया? तो सबसे पहले अशोक कहाँ गया था? लुम्बिनी गया था, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया, फिर सारनाथ, जहाँ जन्म हुआ था लुम्बिनी, कपिलवस्तु, यहाँ सबसे पहले गया था। फिर जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। फिर जहाँ सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। ठीक है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद बोधगया की यात्रा की थी। 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहाँ एक शिलास्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे लुम्बिनी में जब ये 20वें वर्ष में गया था, ये मुझे लगता है क्रम नहीं लिखा है इसका, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ। तो लुम्बिनी जो गया था वो 20 वर्ष बाद गया था। ठीक है। अपने सिंहासन ग्रहण करने के बाद। ठीक है। और लुम्बिनी में इसने वहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ की थी, जो कर माफ़ी की थी इसने। ठीक है। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण भूराजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। कालसी गिरनार मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अच्छा, इसकी लिपि भी ब्राह्मी है, अरमाइक है, खरोष्टी है।
ठीक है। तो इसमें कालसी और गिरनार और मेरठ का जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जाता है। तो क्या क्या है अभिलेख? एक तो शिलाभिलेख है, स्तंभलेख और गुहालेख, 3 टाइप के हैं। तो जो शिलालेख है वो 14 हैं, विभिन्न लेखों का एक समूह है। 14 विभिन्न लेखों का समूह है शिलालेख जो है, जो 8 विभिन्न विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये जो मेन शिलालेख हैं ये 8 जगह हैं और उस पर कितने लिखे गए हैं? 14 लेख लिखे गए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ है? सहवाजगढ़ी है, मानसेहरा है, कालसी है, गिरनार है, धौली है, जौगढ़ है, एरागुडी है और सोपारा है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख जो सहवाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि है वो ब्राह्मी ना होकर क्या है? खरोष्टी है। ठीक है, तक्षशिला में अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी और अरमेक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया है। तो देखिए जो सहवाजगढ़ी और मानसेहरा का है वो खरोष्टी में है। इसके अलावा जो भग्न अभिलेख है और सरेकुना नामक स्थान से भी मिला है तो वो यूनानी और अरमाइक लिपि में है। ठीक है, और एक सीरियाई भाषा अभिलेख लंगमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे। तो क्वेश्चन है अगर कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे मिला है, तो ये जेम्स प्रिंसेप को मिला था। D.R. भंडारकर के ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया था। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पिपरहवा, सोहगुरा और महास्थान। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखी जाती है ना वैसी लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। ठीक है, खरोष्टी लिपि। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसिन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। तो गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है और इसमें क्या है? अशोक का नाम उल्लेख है। ठीक है, मास्की, नेत्तूर, उडेगोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो कहाँ कहाँ मिलता है? गुर्जरा में मिलता है और मास्की में मिलता है, नेत्तूर में मिलता है, उडेगोलम में मिलता है, 4 में मिलता है, जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। भ्राभु स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। मगध का सम्राट कहाँ पे बताया गया? तो मगध का सम्राट बताया भ्राभु, वैराट का है जो, तो उसमें मगध का सम्राट बताया ने अशोक को। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध। अब देखिए जो 14 लेख लिखे गए हैं, जो 8 बड़े जो इनके स्तंभ लेख हैं उसमें से 14 में किसमें क्या क्या है? तो प्रथम शिलालेख में क्या है? पशु बलि निषेध है। ठीक है, सेकंड में क्या है? सेकंड में जो पांड, चेर और जो दक्षिण के सुदूर दक्षिण के राज्य हैं उनका भी वर्णन है इसमें सेकंड वाले में। ठीक है, यहाँ कोई फर्स्ट का ही देखते हैं, पशु बलि निषेध है। तो यहाँ कोई जीव मारकर बलि ना दिया जाए, ना कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस शिलालेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मृग, जिसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता था। ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे, ये ऐसा उल्लेख था। ठीक है, 5वें स्तंभ लेख में क्या है? उसके 5वें में है क्या है कि अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित कर दिया गया था। तो इसका उल्लेख कौन से में है? 5वें स्तंभ लेख में। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना क्या थी? कलिंग युद्ध थी। इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के कौन से शिलालेख में इस युद्ध का वर्णन है? तो यह 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। किसका? कलिंग युद्ध का। और अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में ये कलिंग विजय घटित हुई थी। ये इसको इसलिए इतना याद रखने की ज़रूरत है 261 ईसा पूर्व, क्योंकि ये एक
अशोक के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। तो 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक की चीज़ें चेंज हो गई जैसे ही कलिंग युद्ध हुआ, और ये 13वें शिलालेख में मिलता है। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध में हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अशोक की दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कल्पना की गई है। तो सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि, सर्वधर्म संप्रदाय भी कह सकते हैं, तो कामना उसकी की गई है। तो ये कहाँ पे की गई है? 12वें शिलालेख में की गई है। तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं सी में। ठीक है। अशोक की दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों, अच्छा दूसरे में भी है, साथ में 13वें भी शिलालेख में भी संगम राज्य के जो चोल पांड्य और सत्यपुत्र, केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी की सूचना मिलती है। ठीक है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख में यह ज्ञात होता है कि अशोक ने 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। कौन कौन थे ये 5 यवन राजा? 5 यवन राजाओं के संबंध थे। सब पहले कौन है? अंतियोक है, एंटियोकस सेकंड। ठीक है, जिससे इन्होंने 3 चीज़ें मंगवाई थी। ठीक है। तुरमय या तुरमाय, ये टालमी सेकंड या फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था। और अंतकिनी, ये एंटीगोनस गोनातास मैसेडोनिया या मकदूनिया का राजा था। मग साइरिन का शासक था। अलिक सुंदर, ये अलेक्जेंडर या एपीरस का राजा था। ठीक है। गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख, तो दोनों ही वो है कि सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ पे है? तो गोरखपुर में है, और बोगरा में महास्थान अभिलेख है। ठीक है। बोगरा में क्या है? महास्थान अभिलेख। और इन दोनों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है। इन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। तो किसके संबंध में है? राहत कार्य से, आपातकालीन राहत कार्य से संबंधित है। ठीक है। कौन कौन सा? सोहगौरा और महास्थान। ठीक है। इस अकाल की पुष्टि जन स्रोतों से होती है। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे। कौन से? धर्मस्थीय थे और कंटक शोधन थे। धर्मस्थीय दीवानी या कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थे। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले, और संचरा अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। ठीक है। गूढ़ पुरुष 2 थे, एक तो संस्था, दूसरा संचरा। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। अब नगर प्रशासन का वर्णन कहाँ पे मिलता है पाटलिपुत्र के? तो वो इंडिका में मिलता है, और इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। ठीक है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता था। तो 6 समितियां थी, और जिसमें से तीसरी समिति जो थी वो जनगणना का हिसाब किताब रखती थी। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। मतलब तीसरी में जनगणना करेगी, तो छठवीं में क्या करेगी? दुगने में क्या करेगी? कार्य बिक्री कर वसूल करना। ठीक है। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता। तो वह नगर के पदाधिकारियों को एस्ट्रोनोमोई कहता था। नगर के पदाधिकारियों को क्या बोला जाता था? एस्ट्रोनोमोई बोला जाता था। अग्रोनोमोई क्या होता था? जिलाधिकारी होता था ना। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य था। ठीक है। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौन कौन सी? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। तो देखिए साथ में तो राजत्व के सप्त में भी चाणक्य ने विभाजित किया था, वो अलग है। और ये 7 श्रेणियों में जो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया था, ये भारतीय समाज को किया था। ठीक है। डिफरेंस ये है, ध्यान रखना। ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को किया था वो, जबकि चाणक्य ने जो सप्त अंगीय का वो किया था वो राज्य के सप्तंग बताए हैं। ठीक है। तो इसमें कौन कौन है? दार्शनिक है, कृषक है,
पशुपालक है, कारीगर है, योद्धा है, निरीक्षक है, मंत्री है। मैगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है, ठीक है, मतलब कोई उल्लेख नहीं किया है कि उस टाइम दास प्रथा थी, ठीक है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। कौन सी थी? हिंदुकुश पर्वत। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। कौन कौन सा? उत्तरापथ, जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। अवंती रट्ट, ये उज्जैनी थी। कलिंग, कलिंग की तोशली थी। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी थी। और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र थी, ठीक है। भाग या बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। क्या थे? भाग एवं बलि। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। तो समाहर्ता क्या करता था? राजस्व एकत्रित करता था, ठीक है, एकत्र करने का कार्य करता था। कौन? समाहर्ता। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक होता था। कमिश्नरियों का प्रशासक क्या बोलते थे? प्रदेष्टा। उपर्युक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी इस प्रकार थे। पण्याध्यक्ष क्या होता था? वाणिज्य का अध्यक्ष। पणि क्या होता था? व्यापार के लिए वो यूज होता था ना। सुराध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, बूचड़खाने का अध्यक्ष होता था, सूनाध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष, वैश्याओं का निरीक्षक। सीता अध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। अकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, छापे खाने का अध्यक्ष। लोहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष। नवाध्यक्ष, जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, ठीक है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। तो तलाक की प्रथा थी मौर्यकालीन समाज में। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इस प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा ब्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। कौन सा? ब्रात्य क्षत्रिय का, विदेशियों को। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकीर्ति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युग इन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। विदिशा जिले में है, ठीक है, अब विदिशा में है, बाकी रायसेन जिले में आता है, ठीक है, विदिशा के पास है। इस स्तूप का आरंभिक काल तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व था। भरूच का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची तथा भरूच के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी, सांची और भरूच के। अमरावती का स्तूप जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कहाँ पे है? कृष्णा के दाहिने तट पर। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है। ये तो अशोक के कालीन थे, जबकि सारनाथ का जो धमेक स्तूप है ना, वो गुप्तकालीन है, मौर्यकालीन नहीं है, ठीक है, जो बिना आधार के समतल भूमियों पर बनाया गया है। बिहार में पटना के समीप बुलंदीबाग और कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्यकाल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है, ठीक है। बुलंदीबाग और कुम्भहार में, बुलंदीबाग से नगर में परकोटे के अवशेष, कुम्भहार से राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, बुलंदीबाग के नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्भहार से राजा प्रसाद के अवशेष। बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान है। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या की करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है, ठीक है। ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई
और अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। सक्षत्र रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। ठीक है, तो कौन कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य तो थे ही, साथ में अशोक का भी अभिलेख है। ठीक है, और रुद्रदामन का। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई है। अब क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी वीडियो देखने हैं तो वो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।